20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। अलवर के शाहजहांपुर से लगे हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं और बाहरी किसान के खिलाफ गो बैक के नारे लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर शाहजहांपुर के पास हाईवे जाम की वजह से लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर उतरे ये लोग किसानों से अपील कर रहे हैं कि जब सरकार झुकने के लिए तैयार है तो किसानों को भी झुकना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम तो परेशान हो रहे हैं इनसे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये कि ट्रैफिक जाम कर रखे है, हाईवे पूरा गांव में से गाड़ियां गुजर रही है, हुल्लड़बाजी हो रही है। मैं आंदोलनकारी किसानों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अरे कुछ आप झुको, कुछ सरकार झुके, कोई तीसरा रास्ता शांति का निकल जाए जिससे आप लोग भी अपने घर चल जाओ और देश भी शांति से गुजरे। किसान बिल में अगर कमियां भी हैं तो सरकार तो विनम्र होकर झुककर कह रही है हम जो भी कानून किसानों के विरुद्ध है संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन उनका ये कहना कि यस और नो में उत्तर दो। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शख्स बेहद शातिर ठग है। इस ठग पर आरोप है कि ये लोगों को महंगी गाड़ियां सस्ती कीमत पर देने का झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी किया करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले तो 1 से 2 गाड़ियों को काफी सस्ते रेट में दिलाकर लोगों का भरोसा हासिल करता था और उसके बाद तीसरी और चौथी गाड़ी दिलाने के नाम पर ये लोगों को चूना लगा जाता था। पुलिस का कहना है कि इसने धौलपुर जिले में 6 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इस ठग के खिलाफ कई लोगों ने केस भी दर्ज कराया था। खास बात ये है कि इससे पहले भी ये बीकानेर में गिरफ्तार हो चुका है, फिर भी ये नहीं सुधरा और पिछले कई महीनों से धौलपुर में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। मैं धौलपुर में 5-7 आदमियों को ये गाड़ियाँ दे चुका है। एक व्यक्ति अजीत सिंह जो 2 गाड़ी देने के बाद 1 गाड़ी के पैसे पूछने के बाद उसको गाड़ी नहीं दी। इस कारण से अजीत सिंह ने हमें दर्ज किया। तस्वीरों में दिख रही ट्रकों की लंबी कतार और रात के अंधेरे में सड़क किनारे हाथ में डंडा लिए खड़े पुलिस वाले। हो सकता है आपकी समझ में इस वक्त कुछ ज्यादा नजर न आ रहा हो, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो माजरा समझ ही जाएंगे। दरअसल इन दिनों दौसा जिले के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिवहन विभाग के कर्मचारी NH 21 से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जगह जिला मुख्यालय के पास की है, जहां से कुछ मीटर दूर ही कलेक्ट्रेट है। पास ही कई बड़े अफसरों के दफ्तर भी हैं। इसके बावजूद भी यहां परिवहन विभाग के कर्मचारी सरेआम अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बैरिकेड लगाकर ट्रकों को रोका जा रहा है और जैसे ही ट्रक परिवहन कर्मचारी के पास पहुंचता है तो इधर से डंडा हाथ में लिए परिवहन विभाग का कर्मचारी हाथ आगे बढ़ाता है और ऊपर ट्रक में बैठा चालक हाथ निकालकर पैसे देकर आगे निकल जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मिल गया जीत का हथियार, कोरोना पर वैक्सीन वार। कोरोना महामारी वाला साल 2020 बीतते बीतते अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान के आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। विद्याधर नगर स्थित सेंटर पर लोगों की भीड़, अफसरशाहों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल के लिए आगे आएँ। इसमें कोई भय वाली या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने को इस बीमारी को कम से कम जितना जल्दी हो इससे मुक्ति मिलनी ज़रूरी है। सभी को आगे बढ़ के इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे आगे चले जाएं, पहले लोगों का ट्रायल होने दो। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा तो इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा इस बीमारी से। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। इसमें पहले फेज के परिणाम ICMR ने कुछ दिन पहले जारी किए हैं, जो काफी सकारात्मक रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते राजस्थान के लोगों को 3 दिनों तक भयंकर सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। शीतलहर चलने से पारा और लुढ़केगा। मौसम विभाग का कहना है कि 30 दिसंबर तक कई शहरों में दिन रात के तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल पारे में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। रविवार की रात करीब 1 दर्जन शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। माउंट आबू 2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अलग अलग शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू में 2, श्री गंगानगर में 6.2, चूरू में 7.6, भीलवाड़ा में 7.8, अलवर में 7.2, उदयपुर में 8.2, राजधानी जयपुर में 8.6, कोटा में 9.8, धार्मिक नगरी अजमेर में 11.4, जैसलमेर में 11.2 और जोधपुर में 10.5 रिकॉर्ड किया गया है। ज्वेलरी देने का फैशन हुआ पुराना, दिलदार को दिया चांद का नजराना। तो बस हाँ ठीक है, एक अमेजिंग फीलिंग है कि वंडरफुल कुछ तो एक चीज है जिसके बारे में किस्से कहानियों में भी नहीं सुना था, वो अगर सच हो जाए तो भावनाएं निशब्द हो जाती हैं। इसलिए सपना तानीजा को जब उसके पति ने तोहफे में चांद दिया तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन बात सच थी। ब्राजील में रहने वाले धर्मेंद्र ने शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को चांद का नजराना दिया था। एक्सपेक्ट तो किया था कि हाँ कुछ स्पेशल होगा, बट इतना स्पेशल हो गया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो माहौल भी इस तरह का बना दिया गया था कि इतना क्लाउड्स के अंदर है और एक ड्रीमलैंड टाइप में था। 24 दिसंबर को शादी की 8वीं सालगिरह थी, जिसे यादगार बनाने में धर्मेंद्र कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो इस बार पत्नी के लिए कुछ खास करना चाहते थे, ऐसा जो इससे पहले न सुना गया था न देखा गया था। शाहरुख खान ने और सुशांत राजपूत ने ली है ये ज़मीन, तो उसी टाइम से मैंने सर्चिंग स्टार्ट की। और फिर अभी जब हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा सोना चांदी डायमंड्स वगैरह तो सभी देते हैं, कुछ अलग हटके किया जाए, तो इस वजह से फिर मैंने ये ज़मीन गिफ्ट की। महीनों बाद चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग सैलानियों से यूं गुलजार नजर आ रहा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर पर्यटन उद्योग पर ही पड़ा है और इस उद्योग से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट आन पड़ा है। ऐसे में नए साल से ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें आना बड़े उम्मीद की तरह है कि जल्द ही पर्यटन उद्योग की तस्वीर बदलेगी और चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर भी पहले जैसी भीड़ लगेगी। ये होल इंडिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर सब कोई नहीं है, सब इंडिया के टूरिस्ट है। कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, सभी स्टेट के घूमने के लिए आ रहे हैं। लकड़ी के पोल पर चढ़कर करतब करते जिन बच्चों को देखकर आप अचंभित हो रहे हैं, या फिर रस्सी के ऊपरी सतह पर पहुंचकर जो लड़कियां अपनी एकाग्रता और साधना से आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर रही हैं, वो उस खेल की बारीकियां सीख रही हैं, जिसे दुनिया मलखम के नाम से जानती है।
मलखम्ब भारत का एक पारंपरिक खेल है। खिलाड़ी लकड़ी के एक सीधे खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। खेल में इस्तेमाल खम्ब को मलखम्ब कहा जाता है। एमपी महाराष्ट्र में भी खासा लोकप्रिय है मलखम्ब। हमारा जो ये गेम एक ऐसा है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, इसको भी बढ़ाने का काम देता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं। कोरोना के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, घर पे भी इसका कर सकते हैं प्रैक्टिस और मेरी नेशनल तक जाने की उम्मीद है। भरतपुर में शुरू की गई भारत सरकार की मलखम्ब एकेडमी में रोज 80 खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। यहां प्रशिक्षक बच्चे और नौजवानों को मलखम्ब की बारीकियां सिखा रहे हैं। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC सेवा की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो की शुरुआत करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने करीब 3 साल पहले मजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था और फिर इसी रूट पर देश की पहली ऑटोमेटिक मेट्रो का उद्घाटन करने का अवसर मिला, जो ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिमी से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। उसके बाद पिंक लाइन में 57 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की योजना है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक की दूरी तय करेगी। देश में कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कोरोना वैक्सीन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय ड्राई रन की शुरुआत हुई है। इन चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेने और कोई कमी हो तो उसमें सुधार करना है। साथ ही प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को देखना और उसमें सुधार करना भी है। ड्राई रन में कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और परिवहन व्यवस्था, परीक्षण स्थलों पर भीड़ का प्रबंधन, सोशल डिस्टेंस जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। इस दौरान वैक्सीन देने के लिए खास तौर पर बनी COWIN ऐप की ऑपरेशन फिजिबिलिटी, फील्ड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाएगा। ये एक खास तरह की मॉक ड्रिल है और इस दौरान सब कुछ वैसे ही किया जा रहा है जैसे वैक्सीनेशन के दौरान किया जाना है। हालांकि इस तैयारी में वैक्सीन नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शिवसेना में सियासी घमासान छिड़ गया है। ये पूरा विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक लेख के बाद शुरू हुआ। दरअसल शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। सामना में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए लिखा गया कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। विवाद और बढ़ा तो एनसीपी के कई नेताओं ने भी माना कि फिलहाल के हालात में शरद पवार ही सबसे सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के हमलों को धार दे सकते हैं। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे,
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते हैं और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। सामना में शिवसेना के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इस हमले के बचाव में कांग्रेस का कहना है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं, वो यूपीए नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं और भली भांति काम है, चल रहा है। और शिवसेना तो मैं समझता हूँ कि अपना विचार रख सकती है, लेकिन ये यूपीए तय करेगी, जिसके हिस्सा मैं समझता हूँ कि शिवसेना नहीं है। शिवसेना को इस प्रकार से कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं चलाना चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि आरोपी पड़ोसी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर डाली। उसने न केवल महिला के साथ मारपीट की, बल्कि लात मारकर महिला को बीच सड़क पर गिरा दिया। सड़क पर गिरी महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से निकलकर भागी। इससे पहले मकान के गेट के पास भी दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई। हंगामे और मारपीट के बीच काली टी शर्ट पहने एक हमलावर बीच सड़क पर अपने तेवर दिखाता नजर आया, जबकि उसके ठीक पीछे भी दो लोग आपस में लड़ते दिखे। इस बीच काली टी शर्ट पहने आदमी पर अचानक डंडे से हमला हुआ, जिसके बाद उसने भी उसी डंडे से पलटवार किया। ये आए दिन बच्चों को मारते रहते हैं, और जब शिकायत करने गई थी मैं, तो ये लोग सारे मुझ पे चिपट गए मारने के लिए। फिर घर में बाहर खींच के लाए, सड़क पर मारा, मेरे पति को मारा, मेरे लड़के को मारा, मेरी 17 साल की बेटी को मारा। इस मारपीट के दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो लड़ रहे दोनों पक्षों के लोगों को शांत करवाते दिखे। यूपी के कौशाम्बी में साइबर सेल और पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 50-50 हजार के 2 इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में दोनों साइबर छात्रों ने सैनी कोतवाली इलाके के एक शख्स के मोबाइल से सिम निकालकर अपने मोबाइल में लगाकर उसके साथ ठगी की थी। इन अपराधियों ने उसकी नेट बैंकिंग अपने मोबाइल में अपलोड कर ली थी। इसके बाद OTP बाईपास करके 60 लाख अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई थी। SP ने साइबर सेल को ठगी के खुलासों का जल्द से जल्द निर्देश दिया था। इसी के तहत पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनके कब्जे से 45 लाख रुपए कीमत के चेक, रेलवे रिजर्वेशन टिकट, 6 कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर, स्कैनर सहित कई सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुलासा किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसके करीब 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए हैं उसके अकाउंट से, और वो पैसे हमको कहीं रिद्धि कैपिटल नाम से ट्रांसफ़र हुए हैं, वो मुझे मिल नहीं रहा है। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने इसके वादी के नाम से अकाउंट खुलवाया, उसमें मोबाइल नंबर अपना डाल लिया, जिससे सारी OTP और उसको नेट बैंकिंग को ऑपरेट कर सके। क्या आपने किसी को एक साथ दोनों हाथों से लिखते हुए देखा है? क्या आपने किसी को अलग अलग भाषा में एक साथ लिखते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये बच्चे तंगहाली में भी इतना हुनर रखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इनके कद्रदान हो जाएं। करीब 10 साल पहले लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के तत्कालीन चेयरमैन जैनिस रोज ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली भ्रमण के दौरान इन्हें दोनों हाथों से लिखते देखा था, तो इस अद्भुत दृश्य को देखकर बोल उठे कि ये तो नौवा अजूबा है। ये छात्र दिमाग और नजरों से इतने मजबूत हैं कि दोनों हाथ से हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, रोमन या स्पेनिश जैसी 2 अलग अलग भाषाएं एक साथ लिख लेते हैं, वो भी कमाल की स्पीड में। ये बच्चे 11 घंटे में 24,000 शब्द लिखने की क्षमता रखते हैं। जब हम 4 साल का था तो मैं एडमिशन में हुआ था बिनाबादनी पब्लिक स्कूल बुधेला में। तो सर ने मुझे पहले राइटिंग, मुझे किसी हाथ से लिखने नहीं आता था, तो पहले 1 साल राइट हैंड से हमने लिखने सीखा। जैसे ही हमने राइट हैंड से लिखना सीख गया, तो कुछ दिनों बाद हमें लेफ्ट हैंड से लिखवाया गया।
और जैसे ही हमने क्लास स्टैंडर्ड 3 में पहुंचा, इसके बाद हमें दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं को लिखने का शिक्षा दिया जाने लगा है और आज मैं लिख लेता हूँ दो भाषाओं को एक समय में अलग अलग। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के वीणा वादनी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 200 छात्र इस कला में पारंगत हो चुके हैं। इस निजी स्कूल को चलाने वाले और प्रतिभाशाली छात्र आशुतोष के पिता बताते हैं कि उन्हें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस हुनर से स्कूल की प्रेरणा मिली। 5वीं 6वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें कुमारला, बस, घोष, नागार्जुन, महिरम और बहुत सारे विद्यार्थी थे। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वहाँ बच्चे 32,000 शब्दों को एक दिन में लिखा करते थे और पढ़ते थे। और भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपने दोनों हाथों से उपयोग किया करते थे। यूपी में काशी के घाटों का अब कायाकल्प होने जा रहा है। नए साल में काशी को हाईटेक घाटों की सौगात मिलने वाली है। ये नए घाट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नया केंद्र होंगे। साथ ही यहाँ मिलने वाली सुविधा पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक और फायदेमंद साबित होगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी मां गंगा किनारे करीब 11.5 किलोमीटर लंबे अर्ध चंदाकार घाटों की अद्भुत आभा को निहारने के लिए अब काशी में नया घाट स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, जिसका नाम है खिड़किया घाट। नया घाट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का न केवल नया केंद्र होगा, बल्कि ये इकलौता घाट होगा जिसका जुड़ाव पानी, जमीन और आसमान तीनों से होगा। घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से भी पहुंचना बेहद आसान होगा। यही नहीं, 80 और दशामेध की तरह यहाँ पर्यटकों की गाड़ियां जाम में नहीं फंसेंगी, बल्कि सीधे घाट तक पहुंच जाएंगी। घाट पर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, जो दूसरे घाटों पर नहीं है। यहाँ जेटी होगी, जहाँ बोट के जरिए पर्यटक श्री काशी विश्वनाथ धाम जा सकेंगे और नौका विहार के साथ घाटों का नजारा भी देख सकेंगे। फूड प्लाजा, आरओ प्लांट के साथ काशी के शिल्पियों के लिए भी खास जगह होगी, जहाँ वो अपने हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद बेच सकेंगे। 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिस पर 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। ये हेली टूरिज्म समेत दूसरे कामों में आ सकता है। कोविड के नए स्ट्रेन को देखते हुए यूपी में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराकर ही आना होगा। इसके लिए मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर नंबर आने पर दर्शन के लिए आना होगा। अब की बार नववर्ष कोरोना संक्रमण काल में पड़ रहा है। इसका ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का इरादा बनाया है और अब 5 जनवरी तक ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें ही दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। दरअसल नए साल के अवसर पर बांके बिहारी के मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन के जरिए दर्शन की सलाह दी है। रजिस्ट्रेशन के जरिए बांके बिहारी के दर्शन की व्यवस्था 5 जनवरी तक रहेगी। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि दर्शन से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपनी बारी में ही दर्शन करें, ताकि श्रद्धा के साथ सेहत भी बनी रहे। महीनों बाद हिमाचल की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार है। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद अब जाकर हिमाचल में पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिली। नए साल के स्वागत के लिए कई दिन पहले ही पर्यटक मनाली और शिमला पहुंचे। मनाली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मनाली के मॉल रोड पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। पर्यटन नगरी मनाली में न्यू ईयर के नज़दीक आते ही यहाँ पर अब जो पर्यटकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड के इसमें और सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की मैं साझा करना चाहूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इसमें किस तरह पर्यटकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। हालांकि न्यू ईयर का समय है और ऐसे में जो है मॉल रोड पर पर्यटकों का खासा हुजूम यहाँ पर देखा और देश दुनिया से पर्यटक जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मनाली के अधिकतर सभी होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि मनाली के आसपास हर वक्त जाम की स्थिति रहती है, लेकिन पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। उधर कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस मनाली में जो है पर्यटकों का जो है एक हजूम उमड़ रहा है और ये इस जन्नत को देखने के लिए वो काफ़ी खुश है और काफ़ी लोग आ रहे हैं और मनाली के सभी वासियों ने इनका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर 31 की बात करें तो मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ नज़र आ रहे हैं अभी।
तो जिस हिसाब से रश अभी कुछ दिनों से चल रहा है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है 31 तक। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में भीषण आग लग जाने से हजारों लोग बेघर हो गए। खबर है कि तेज हवाओं की वजह से यह आग 3000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैल गई, जिसकी डरा देने वाली कई तस्वीरें सैन डिएगो के उत्तरी इलाके से सामने आई। वहां चारों तरफ आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखी। ऐसा लगने लगा जैसे पूरा शहर आग में घिर गया हो। धुएं का गुबार आसपास के कई इलाकों तक फैल गया। खबर है कि सैन डिएगो में मौजूद अमेरिकी नौसेना का एक अड्डा भी इस भीषण आग की चपेट में आ गया। आग लगने के बाद करीब 7000 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हालांकि अब भी जंगल के आसपास के इलाके में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबर है। दूसरी तरफ दमकल कर्मी आग बुझाने में लगातार जुटे रहे। इतने बड़े इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की सैकड़ों गाड़ियां पहुंचाएंगी। इस हादसे की वजह से कई शहरों में बिजली भी गुल हो गई। अमेरिका की खुली चेतावनी के बावजूद रूस ने एक बार फिर तनाव को जंग की हद तक भड़का दिया है। चीन के साथ पूर्वी चीन सागर के साथ के ऊपर गश्त लगाने के बाद रूस ने जापान के करीब समंदर में भी अपना दम दिखाया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में जापान सागर में मौजूद रूस का एक जंगी जहाज ताबड़तोड़ मिसाइलें दागता दिखा। यही नहीं, इस जंगी जहाज से एक के बाद एक कई टॉर्पीडो भी छोड़े गए। ये टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बियों के साथ उसके जंगी जहाजों को भी पानी के अंदर से ही बर्बाद कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान छोड़े गए एक टॉर्पीडो ने निशाने के तौर पर चुनी गई पनडुब्बी को तबाह कर दिया। इसके अलावा इस जंगी जहाज में मौजूद मशीन गन और तोपें भी जमकर आग उगलती नजर आईं। इससे पहले रूस ने चीन के साथ पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में साझा गश्त लगाकर वहां पहले से ही जारी तनाव को और भड़का दिया था। उसके इस कदम का दक्षिण कोरिया और जापान ने कड़ा विरोध भी किया था। जंग के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने एक ऐसी खतरनाक तोप का परीक्षण किया जो दूर बैठे दुश्मन को भी पलक झपकते बर्बाद कर देगी। अमेरिका ने दावा किया कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर तोप है, जिसने 70 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी आसानी से तबाह कर दिया। इस परीक्षण का वीडियो भी जारी किया गया। इसमें यह भारी भरकम तोप गोले दागती थी। जैसे ही तोप ने गोला दागा, गोला तेजी से निशाने की तरफ बढ़ने लगा। करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसने वहां मौजूद टारगेट को एक बार में ही उड़ा दिया। इसी तरह से यह तोप फिलहाल दुनिया की सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली तोप बनी। यही नहीं, इसमें इस्तेमाल होने वाला गोला भी आम गोला नहीं है। एक बार दागे जाने के बाद ये अपने टारगेट को खुद ढूंढ लेता है और इसी खासियत की वजह से ये तोप दुश्मन के ठिकाने पर बिल्कुल अचूक निशाना लगा सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रघु शर्मा एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी की निगरानी में इन्हें भर्ती किया गया है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूनिट में इन्हें भर्ती किया गया है। पेट की समस्या के चलते ये यहां पर भर्ती हुए हैं। तो रघु शर्मा इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। उनकी निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूनिट के अंदर इन्हें भर्ती करवाया गया है। तो 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।